बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ आ रही है जी पीछे? हाँ, हम अभी तक रिकंस्ट्रक्शन के पहले 2 चैप्टर्स कर चुके हैं, जिनमें पहला चैप्टर था नॉलेज एंड रिलीजियस एक्सपीरियंस और दूसरा चैप्टर था द फिलोसॉफिकल टेस्ट ऑफ द रेवलेशंस ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस। तो आज हमने तीसरा चैप्टर करना है, विच इज़ द कॉन्सेप्शन ऑफ गॉड एंड द मीनिंग ऑफ प्रेयर। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक जो हम कर चुके हैं, जो हम पढ़ चुके हैं, उसका एक हल्का सा एक रिव्यू करूँगा, ताकि हम देख सकें कि अभी तक इकबाल ने क्या बात की है। और जो इन लेक्चर सीरीज़ का जो एक अंडरलाइन थीम थी, जिसके अंदर हमने लिखा था इकबाल्स फ़िलासफ़ी एंड वर्ल्ड व्यू, और वर्ल्ड व्यू पे मैंने बात भी पहले भी काफ़ी की है। तो अभी मैं अगला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये दिखाना चाहता हूँ कि इकबाल के ज़माने में जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड व्यू था, उसके एलिमेंट्स क्या थे, और अभी तक जो हमने इकबाल का वर्ल्ड व्यू देखा है या पढ़ा है, तो उसमें और एग्जिस्टिंग वर्ल्ड व्यू में क्या फ़र्क था। तो जो उस वक़्त का एग्जिस्टिंग वर्ल्ड व्यू था, उसको हम साइंटिफिक मटीरियलिज़म कह सकते हैं, जो कि जिसकी बुनियाद सर आइज़ैक न्यूटन ने रखी थी। और उनकी साइंस के ऊपर उनका जो न्यूटन का जो व्यू था यूनिवर्स के बारे में, उसको आप साइंटिफिक मटीरियलिज़म कह सकते हैं। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि इस वर्ल्ड व्यू ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बुनियाद रखी। और चूँकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से वेस्ट ने बड़ा फ़ायदा उठाया, और इसी की वजह से उन्होंने दुनिया में बहुत ताकत एक्वायर की और बाकी की दुनिया को उन्होंने कॉलोनाइज़ किया। इसलिए इस वर्ल्ड व्यू में काफ़ी फेथ था लोगों का। और वो क्या था? दैट द यूनिवर्स इज़ फिक्स्ड एंड मैकेनिकल परसिस्टिंग इन टाइम एंड स्पेस। यानी कि ये यूनिवर्स एक फिक्स्ड और मैकेनिकल चीज़ है, जो कि टाइम और स्पेस के अंदर पक्की परसिस्ट कर रही है। इस किस्म का वर्ल्ड व्यू था। और दूसरी बात क्या थी? मैटर इज़ रियल, इट कैनॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। यानी कि मैटर या मादा एक हकीकत थी, एक रियलिटी थी, जो ना क्रिएट की जा सकती थी और ना डिस्ट्रॉय की जा सकती थी। और इसकी बेसिस के ऊपर फिर अगला कंक्लूजन ये था कि ऑल इवेंट्स कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स। कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स का मतलब एक मैकेनिकल चीज़ जो होती है, ये मैकेनिकल फ्रेमवर्क जो होता है, वो जब ऑपरेट करता है तो वो क्या नतीजा निकालेगा या क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगा, वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसलिए अगर आप इस सारी कायनात की सारी एक्टिविटी को अगर आप मैकेनिकल तस्वर करेंगे, तो फिर अगर आपको उस मैकेनिकल प्रोसेस की तमाम चीज़ों का पता हो, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या होगा। इस किस्म का वर्ल्ड व्यू था। और फिर ये था कि आवर सेंसेस आर ओनली रिवीलर्स ऑफ रियलिटी, कि जो हमारी सेंस परसेप्शन है, ये रियलिटी को परसीव कर रही है और हमें बता रही है। तो ये सिर्फ रियलिटी को रिवील कर रही है हमारे ऊपर। एवरीथिंग इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स कैन बी कंसीव्ड इन टर्म्स ऑफ मैकेनिज्म्स। देयर इज़ लिमिटेड स्कोप फॉर फ्री विल। कि अगर इंसान को भी अगर तसव्वुर किया जाए कि जो इंसान की बॉडी के जो फिज़िकल और केमिकल प्रोसेसेस हैं, यही फंडामेंटल चीज़ है, और इसकी बेसिस के ऊपर इंसान की माइंड और कॉन्शियसनेस डेवलप होती है।
तो अगर इस किस्म का जो मैकेनिकल व्यू था, मैकेनिकल वर्ल्ड व्यू है, इसके अंदर इंसान की क्रिएटिविटी और इंसान की जो फ्री विल है उसका स्कोप बड़ा लिमिटेड रह जाता है। कि एक तस्वर ये बन जाता है कि जो कुछ भी पीछे कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स हैं, जो कॉजेज़ हैं उन्हीं की बेसिस के ऊपर हर इंसान भी काम करता है और उसकी अपनी कोई फ्री विल की स्कोप या क्रिएटिविटी का स्कोप बहुत कम रह जाता है। फिर ये कि नॉन मटीरियल एंटिटीज़ आर एन इल्यूजन, दिस कैन लीड टू एथीज़म। अगर हम ये तस्वर करें कि जो मादा है ये एक पक्की रियलिटी है, पक्की हमेशा से क्रिएटेड है, इसको ना कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है और ना कोई क्रिएट कर सकता है, तो इसको आप कह सकते हैं कि यही रियलिटी है। और जब इस किस्म का आपका मेंटल फ्रेमवर्क बन जाता है तो आप कहते हैं कि कोई भी नॉन मटीरियल एंटिटी की एग्जिस्टेंस नहीं है, इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन। तो इस किस्म की सोच ने एथीज़म को जन्म देती है, जिसमें कहते हैं कि अगर खुदा या अल्टीमेट रियलिटी अगर वो स्पिरिचुअल है तो स्पिरिचुअल किसी रियलिटी को वो मानते नहीं हैं, वो उसी चीज़ को मानते हैं, उसी नॉलेज को मानते हैं जो कि सेंस परसेप्शन से हमारे अंदर जाती है। तो जो पहले बात हुई इतनी जो इकबाल ने बात की, इसको आप इसी कॉन्टेक्स्ट में देखें। और फिर रिलीजन चूँकि हर ज़माने में एग्जिस्ट करती थी तो उसको भी लोग किस तरह रैशनलाइज करते थे कि रिलीजन, ये जो थॉमस हॉब्स है उसने इस किस्म की बात की कि रिलीजन इज़ अ पिल दैट हैज़ टू बी swallowed विदाउट चूइंग। तो कहने का मतलब क्या है कि इन अदर वर्ड्स रिलीजियस फेथ एंड रैशनैलिटी आर इनकम्पैटिबल। तो कहने का मतलब ये है कि वो कहते थे कि रिलीजन अगर आप रखना चाहते हैं तो उसको आप एक्सेप्ट करें और उसको खा लें ऐसे जैसे कि आप एक पिल खाते हैं बग़ैर उसको चखे हुए, यानी कि रैशनैलिटी और रिलीजियस फेथ का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आजकल के दौर के अंदर भी इस किस्म का माइंडसेट किसी हद तक हर इंसान में पाया जाता है। अगर आप कॉन्शियस नहीं हैं कि रियलिटी इज़ बियॉन्ड just the physical matter that we confront every day, then we also tend to forget and subconsciously start to subscribe to this kind of view. अभी देखते हैं कि इकबाल हमें किस किस्म का वर्ल्ड व्यू बता रहे हैं। ये भी बात ये मैंने चंद एक एलिमेंट्स बताए, इसमें बहुत सारी बात और भी हो सकती है। अभी जो हमने अभी तक पढ़ा है इसमें हमने इकबाल का वर्ल्ड व्यू किस तरह देखा है। अल्टीमेट रियलिटी इज़ स्पिरिचुअल एंड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बाउंडलेस रैशनली डायरेक्टेड क्रिएटिव लाइफ। ये हमने पिछले चैप्टर के एंड में जो इकबाल ने कंक्लूजन ड्रॉ किया था अल्टीमेट रियलिटी का, वो कुछ इस तरह था। और ये आप देखें कि इट इज़ वेरी डिफरेंट टू द साइंटिफिक मटीरियल वर्ल्ड व्यू। और दूसरी बात उन्होंने कहा था कि मॉडर्न नॉलेज एंड रिलीजियस एक्सपीरियंस गिव अ सिमिलर व्यू ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। उन्होंने ह्यूमन एक्सपीरियंस को एनालाइज करके, जिसमें फ़िज़िक्स, साइकोलॉजी और बायोलॉजी तीन डिफरेंट चीज़ें ह्यूमन एक्सपीरियंस की, इनकी नॉलेज को एनालाइज करके उन्होंने ये बताया था कि हमें तकरीबन एक सिमिलर वर्ल्ड व्यू एक सिमिलर व्यू मिल रहा है रियलिटी का, जो कि मॉडर्न नॉलेज भी वही दे रहा है और रिलीजियस एक्सपीरियंस भी वही बता रहा है। That creator and universe do not oppose each other, rather they are organic to each other। ये बात भी हुई थी कि ये कायनात और उसका क्रिएटर ये दो सेपरेट एंटिटीज़ नहीं हैं किसी एक इनफाइनाइट स्पेस के अंदर, ये एक ऑर्गेनिक हैं, एक ही द यूनिवर्स इज़ वन कॉन्टीन्यूअस एक्ट ऑफ क्रिएशन, best described as a structure of events having a continuous creative flow। यानी कि ये एक फिक्स्ड यूनिवर्स नहीं है, ये एक
एक वन कंटिन्यूअस एक्ट ऑफ क्रिएशन है। क्रिएटर ने जो चीज़ क्रिएट की है ये एक ऑनगोइंग क्रिएशन का एक्ट है, जिसको यूनिफाई करके आप ये कह सकते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूअस है। और इसको जो प्रोफेसर वाइटहेड है उसने कुछ इन अल्फाज में कहा था कि इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ इवेंट्स हैविंग अ कंटिन्यूअस क्रिएटिव फ्लो। और कंटिन्यूअस क्रिएटिव फ्लो को मैंने अंडरलाइन किया है क्योंकि ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत डिफरेंट हैं फ्रॉम द न्यूटोनियन वर्ल्ड व्यू जो हमने पहले देखा, कि ये एक ऑनगोइंग क्रिएटिव एक्ट है जो कि एक क्रिएशन, एक फ़्लो की शक्ल में आप इसको समझ सकते हैं, ऑनगोइंग फ़्लो की तरह। और सीरियल टाइम, स्पेस एंड मैटर आर जस्ट इंटरप्रिटेशंस टू एप्रीहेंड द क्रिएटिव एक्टिविटी ऑफ गॉड। यानी कि असल चीज़ जो है वो खुदा की क्रिएटिव एक्टिविटी है जिसको हम देख रहे हैं। और सीरियल टाइम और स्पेस और मैटर, जिसको मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू में बहुत इम्पोर्टेंस दी गई थी, यहाँ ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें सिर्फ हमारी जहन की वो क्राइटेरिया है जिससे हम क्रिएशन को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके साइज़ को, उसकी फ़्लो को, उसकी कंटिन्यूटी को हम एनालाइज करते हैं, समझते हैं उसको। ह्यूमन सेल्फहुड, consciousness and experience are real. They are more real than the physical body. अब ये भी ऑपोजिट बात है मटीरियलिज्म से, जहाँ ये कहा जा रहा है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस और ह्यूमन लाइफ जो कि इमटेरियल एलिमेंट्स हैं ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये ज़्यादा फंडामेंटल हैं दैन द फिज़िकल बॉडी। And human beings have free will and they actively partake in the creative activity of God. ये भी एक बड़ी डिफरेंट बात है, जहाँ ये कहा जा रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स खुदा की क्रिएटिव एक्टिविटी के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। ड्यूरेशन इज़ रियल, इट इज़ सीरियल टाइम compressed as a unified whole present in our consciousness. सो ड्यूरेशन क्या चीज़ है, मैंने इस पे काफ़ी पहले भी बात हुई है। ड्यूरेशन बेसिकली बर्गसन का कॉन्सेप्ट था, जिसमें उसने ये कहा कि जो कुछ भी हमारा एक्सपीरियंस है वो सारा हमारी कॉन्शियसनेस में कंप्रेस होकर इकट्ठा हो रहा है। यानी कि आप इसको टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर मेरी उम्र 66 ईयर्स है तो मेरा एक्सपीरियंस 66 ईयर्स का एक्सपीरियंस यूनिफाई होके मेरी कॉन्शियसनेस में मौजूद है और मैं उसको इंट्यूशनली मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ और यकमुश्त एक्सेस कर सकता हूँ। एक इवेंट जो कि 40 साल पहले हुआ था वो मेरी माइंड में यकमुश्त अवेलेबल है, मुझे 40 साल पीछे इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा उस तक पहुँचने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि सीरियल टाइम कंप्रेस होके आपकी कॉन्शियसनेस में मौजूद होता है हर वक्त। सो ड्यूरेशन इज़ रियल, इट इज़ सीरियल टाइम कंप्रेस्ड एज अ यूनिफाइड होल प्रेजेंट इन आवर कॉन्शियसनेस। और एक ये लास्ट पॉइंट है दैट फ्यूचर एग्जिस्ट्स एज एन ओपन पॉसिबिलिटी येट टू बी एक्चुअलाइज्ड। इस पर भी पहले बात हुई है कि फ्यूचर हमने खुद बनाना है। हम इंसान के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो फ्यूचर क्रिएट कर सकता है और वो क्रिएटर के साथ मिल के फ्यूचर क्रिएट कर रहा है। तो ये चंद एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि मैंने लिस्ट डाउन किए हैं जो कि इकबाल का वर्ल्ड व्यू है। और ये वर्ल्ड व्यू आप देख रहे हैं कि काफ़ी डिफरेंट है, हर एलिमेंट इसका डिफरेंट है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू विच वाज एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम, एट हिज टाइम। सो इकबाल सिर्फ हमें एड्रेस नहीं कर रहे, वो इंटरनेशनल लेवल पे अपने आइडियाज़ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और अपना जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड व्यू है, अपना जो उन्होंने कुरान के और अपनी नॉलेज से जो वर्ल्ड व्यू बनाया उसको ये उसके इन ऑपोजिशन टू द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये किस्म का रिव्यू है जो कि अब तक हमने किया है
और ये आपको भी ये बात ये सारे एलिमेंट्स मदद देंगे कि आप रियलिटी को किस तरह देख रहे हैं। सो आज हम शुरू कर रहे हैं द कॉन्सेप्शन ऑफ गॉड एंड द मीनिंग ऑफ प्रेयर। इसके अंदर आज हम सिर्फ कॉन्सेप्शन ऑफ गॉड पे बात करेंगे और ये भी फ़िलोसॉफ़िकली इकबाल जो खुदा की जो खसूसियात हैं उनके बारे में बात करेंगे। और खुदा की कॉन्सेप्शन के अंदर जो पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, आप कह सकते हैं, यूनिटी ऑफ द अल्टीमेट ईगो। और ये भी मैं बात कर चुका हूँ कि इकबाल चूँकि एक फ़िलोसॉफ़िकल डिस्कशन कर रहे हैं तो इसलिए उन्होंने पहले मेटाफिज़िकल टर्म्स के अंदर अल्टीमेट रियलिटी की बात की थी, यानी कि खुदा को उन्होंने अल्टीमेट रियलिटी के तौर पर प्रेजेंट किया। और जब थियोलॉजिकल टर्म्स के अंदर वो अल्टीमेट और स्पिरिचुअल टर्म्स के अंदर वो अल्टीमेट ईगो कह रहे हैं, क्योंकि सेल्फहुड का जो पूरा कॉन्सेप्ट है जिसको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे वो अल्टीमेट ईगो से रिलेटेड है और उसी फ्रेमवर्क के अंदर फ़्लो करता है आगे। सो पहला पॉइंट ये है कि द अल्टीमेट रियलिटी इज़ अ रैशनली डायरेक्टेड क्रिएटिव लाइफ विच इकबाल डिस्क्राइब्स एज एन ईगो। ईगो इज़ अ स्पिरिचुअल एंटिटी हैविंग अ कोर और अ सेंटर। अब ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि हम जब खुदा का तसव्वुर स्पिरिचुअल टर्म्स में भी करते हैं, लेकिन उसमें ख़तरा ये होता है कि हम उसको एक यूनिफाई किस तरह करें। इसलिए कह रहे हैं कि ये स्पिरिचुअल एंटिटी तो है लेकिन इसका कोर या सेंटर भी है, which defines his personality, which defines the fact that he is a unity. Ab, what is individuality? Bergson suggests that individuality is a matter of degree, not even fully realized in a human being. अब इसको further हम explain करते हैं। The tendency to individuate is present in nature, but along with it, the opposing tendency to reproduce also exists. तो ये बर्गसन ने इंडिविजुअलिटी की डिस्कशन में ये कहा कि नेचर के अंदर हमें इंडिविजुअलिटी नज़र आती है हर चीज़ के अंदर। एक पहाड़ भी है तो उसको आप एक नाम देते हैं, क्योंकि वो उस तरह की चीज़ पूरी दुनिया में और कहीं कहीं नहीं होती, वो एक इंडिविजुअल चीज़ होती है। इसी तरह एनिमल किंगडम में भी जो भी एनिमल है उसकी एक इंडिविजुअलिटी होती है, एंड सेम गोज़ फॉर ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन इस सारी टेंडेंसी टू बीइंग एन इंडिविजुअल के अंदर ही एक और अपोजिंग टेंडेंसी भी मौजूद है कि ये सारे एलिमेंट्स अपने आप को रिप्रोड्यूस भी करते हैं, जिससे इनकी इंडिविजुअलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। इन अ परफेक्ट इंडिविजुअल no detached part can exist separately, but reproduction is production of a new individual from the fragment of the old. Hence, human individuality harbors its enemy within itself. इस बात को फिर एक्सप्लेन किया है कि परफेक्ट इंडिविजुअल का कोई भी पार्ट सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन चूँकि नेचर के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो एक फ्रैगमेंट ऑफ द ओल्ड से एक नई चीज़ एक नई रिप्रोडक्शन होती है। इसलिए कह रहे हैं कि ह्यूमन इंडिविजुअलिटी हार्बर्स इट्स एनिमी विद इन इटसेल्फ। तो ह्यूमन बीइंग इज़ एन इंडिविजुअल बट नॉट अ परफेक्ट इंडिविजुअल। Thus, a perfect individual closed off as an ego, peerless and unique, cannot be conceived as harboring the tendency to reproduce. ये self explanatory है बात। This essential characteristic of God is emphasized over and over again in the Quran and best defined in Surah Ikhlas, which says, "Say, Allah is one, all things depend on Him, He begets not, nor is He begotten, and there is none like Him." ये एक परफेक्ट डेफिनेशन है अल्लाह की यूनिटी की। इसीलिए आपने कुरान में देखा होगा कि जहाँ पे भी कुरान बात करता है कि
लोग अल्लाह की के साथ कोई औलाद जोड़ते हैं तो उस पर बड़ी सख्त तंबीह करता है कुरान। फिर दूसरी इसमें इम्पॉर्टेंट बात है, अ टेंडेंसी टू अनडू हिज इंडिविजुअलिटी इज़ टू डिपिक्ट हिम एज अ वेग, वास्ट एंड परवेसिव कॉस्मिक फोर्स सच एज लाइट और लाइफ एज डिपिक्टेड इन दिस कुरानिक वर्स। अभी एक वर्स है जिसको लोग wrongly इंटरप्रेट करते हैं, वो ये है, God is the light of the heavens and of the earth. His light is like a niche in which there is a lamp, the lamp encased in a glass, the glass as it is were a star. तो इसका जो इस वर्स का जो पहला पोर्शन है, God is the light of the heavens and of earth, सिर्फ इसको कई फिलोसोफर्स ने यूज़ करके और कोट करके ये बताने की कोशिश की कि खुदा का तसव्वुर किसी एक इंडिविजुअल के तौर पर हम नहीं कर सकते, एक वास्ट नॉन इंडिविजुअल कॉस्मिक फोर्स के तौर पर कर सकते हैं। और इसको कई लोगों ने, किसी ने इसको लाइट का, किसी ने एनर्जी का, किसी ने लाइफ का, किसी ने इंटेलेक्ट भी कहा। तो इस किस्म की जो डेफिनेशंस खुदा की इसको ये भी ठीक नहीं है। और इसको इकबाल ऐसे कह रहे हैं कि द इम्प्रेशन ऑफ लाइट इन द फर्स्ट पार्ट इज़ क्वालिफाइड इन द लेटर पार्ट बाय इनकेसिंग इट इन अ लैम्प एंड फर्दर सेंट्रलाइजिंग इट बाय लाइकनिंग इट टू द ब्राइट स्टार। सो ये इकबाल ये कह रहे हैं कि लाइट का जिक्र तो है, लेकिन उसकी सेकंड पार्ट ऑफ द वर्स के अंदर खुदा की इंडिविजुअलिटी को हाईलाइट किया जा रहा है। सो यहाँ तक हमने खुदा की यूनिटी की बात की। Again, let's see the infinitude of the ultimate ego. How is the ultimate ego infinite? Another difficulty is that individuality implies finitude. The answer to this is that God's infinitude is not special. यहाँ लोग सारे नए मेरे खिलाफ नहीं हैं, तो यहाँ हमारा इस तरह है कि जो मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ या कोई चीज़ बता रहा हूँ, इसके अंदर कोई चीज़ क्लैरिफाई करनी हो तो उसी वक्त आप क्लैरिफाई करते जाएं। सो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब हम खुदा को एक इंडिविजुअल कहते हैं तो फिर इंडिविजुअल जब भी आप किसी को एक इंडिविजुअल कहेंगे तो वो इम्प्लाई करता है कि ये फाइनाइट चीज़ है, फाइनाइट इंडिविजुअल है। तो ये डिफ़िकल्टी हम खुदा के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह इसको दूर करेंगे। तो पहली बात वो ये कह रहे हैं कि आप खुदा की जो इनफाइनाइट्यूड है इसको स्पेशल टर्म्स के अंदर या स्पेस की टर्म्स में ना देखें कि बहुत फिज़िकली इनफाइनाइट है। ही इज़ नॉट इनफाइनाइट इन टर्म्स ऑफ स्पेस। ये क्लियर है बात। सो अगली बात यह है कि बियॉन्ड हिम एंड अपार्ट फ्रॉम हिज क्रिएटिव एक्टिविटी देयर इज़ नो टाइम और स्पेस। Therefore, the ultimate ego is neither infinite in the spatial sense nor finite and space bound as the human ego. यानी कि ये जो मतलब अल्टीमेट ईगो और जो क्रिएशन है जिसको ये सस्टेन करता है, इसके बाहर कोई टाइम और स्पेस नहीं है। हमने पहले इस बात पे ये बात कर चुके हैं कि टाइम और स्पेस जो है ये क्रिएशन को एप्रीहेंड करने के लिए, समझने के लिए है कि उसका स्केल क्या है, उसका चेंज कैसे हो रहा है। टाइम और स्पेस हमें ये हमारे इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड्स, माइंड के टूल्स हैं टू एप्रीहेंड द क्रिएटिव एक्टिविटी ऑफ गॉड। सो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अल्टीमेट ईगो इज़ नाइदर इनफाइनाइट इन द स्पेशल टर्म्स, इस पे बात हो गई। और जैसे इंसान है, इंसान की जो ईगो है, जो मेरी ईगो है, इट इज़ बाउंड विद इन माई बॉडी। सो उस तरह जो अल्टीमेट ईगो है, ही इज़ नॉट स्पेस बाउंड एज द ह्यूमन ईगो। सो ये दो बातें की हैं अभी तक। हिज इन्फिनिटी कंसिस्ट्स इन द इनफाइनाइट इनर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ हिज क्रिएटिव एक्टिविटी of which the universe as known to us is only a partial expression। यानी कि खुदा की जो इनफाइनाइट्यूड है वो उसकी इनफाइनाइट इनर पॉसिबिलिटीज़ हैं और उसका ये पूरी कायनात उसका एक छोटा सा मज़हर है। His infinitude is thus intensive
and not extensive. It involves an infinite series of creations but is not the creation itself. यानी कि अल्टीमेट रियलिटी या अल्टीमेट ईगो की जो इनफाइनाइट्यूड है वो इंटेंस है. इंटेंस होने और एक्सटेंड करने में फ़र्क है, ये कहा जा रहा है. So it is intensive and not extensive. It involves an infinite series of creations but is not the creation itself. So अगर आप ये एक डिस्टिंक्शन भी क्रिएट की जा रही है कि खुदा के जो क्रिएशन है या सीरीज़ ऑफ क्रिएशंस हैं, ये खुदा की क्रिएटिव एक्टिविटी है, खुदा बज़ाते ख़ुद नहीं है. अभी हम देखते हैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक खुदा की, विच इज़ क्रिएटिविटी या क्रिएटिवनेस. देयर इज़ अ टेंडेंसी टू रिगार्ड क्रिएशन एज अ स्पेसिफिक पास्ट इवेंट having no organic relation to the life of the creator or maker. Thus regarded, the universe is a mere one-off accident in the life of God. So कई philosophers का ख्याल ये था कि ये क्रिएटर ने एक क्रिएशन बनाई है और उसके बाद इसको छोड़ दिया. इट इज़ ऑपरेटिंग ऑटोमेटिकली. इस कॉन्सेप्ट को भी रद्द किया इकबाल ने. और ये पहले हमने जो नेचुरल थियोलॉजी के अंदर जो हमने आर्गूमेंट्स देखी थी, उसके अंदर इकबाल की बड़ी क्रिटिक ये थी कि खुदा को, क्रिएटर और क्रिएशन को सेपरेटली ना देखें. इट्स नॉट लाइक दैट. और दूसरा यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक कायनात को बना के छोड़ नहीं दिया. He is organically related to the creation. इसको आगे भी एक्सप्लेन करेंगे. फिर दूसरी बात ये है जिसको पहले भी हमने पढ़ा है काफ़ी. The real question is, does the universe confront God as his other with space intervening between him and it? ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस किस्म का जो एक फ्रेमवर्क है खुदा को या क्रिएटर को और क्रिएशन को सेपरेटली देखने का, ये भी दुरुस्त नहीं है. This view will reduce both God and the universe to two separate entities confronting each other in the empty receptacle of infinite space. ठीक है, अगर हम इस किस्म का तस्वर बनाएंगे तो हमें स्पेस को एक रियल एंटिटी के तौर पर देखना पड़ेगा, इनफाइनाइट स्पेस को, जिसके अंदर क्रिएटर और क्रिएशन दोनों मौजूद होंगे और एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रहे होंगे. जिस तरह हम ह्यूमन सिचुएशन के अंदर चीज़ों को देखते हैं, तो कहा यह जा रहा है कि उस तरह अगर आप देखेंगे तो ये भी तस्वर गलत है. इन रियलिटी टाइम, स्पेस एंड मैटर आर इंटरप्रिटेशंस which thought puts on the free creative activity of God. ये बात भी हो गई. They are not independent realities existing per se, but only intellectual modes of apprehending the creative activity of God. I hope this point is clear. They are not independent realities existing. मतलब ये कहा जा रहा है कि यही बात जो ऊपर की है कि टाइम, स्पेस और मैटर जो है ये असल में हमारी मेंटल कैरेक्टर हैं, फैकल्टी या हमारी माइंड के ये टूल्स हैं जिनसे हम क्रिएटिव एक्टिविटी को जज करते हैं, उसकी स्केल जज करते हैं, उसके अंदर जो चेंज हो रहा है उसको हम जज करते हैं, उसकी जो वास्टनेस है वो हमें मैटर के कॉन्टेक्स्ट में नज़र आती है. तो ये सारे हमारे माइंड के टूल्स हैं थ्रू विच वी आर इंटरप्रेटिंग द क्रिएटिव एक्टिविटी ऑफ गॉड. ठीक है. तो कहा यह जा रहा है कि टाइम, स्पेस और मैटर ये कोई इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ नहीं हैं, ये सिर्फ हमारी माइंड की फैकल्टीज़ हैं जिससे हम क्रिएटिव प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं. The universe then is one creative ongoing act which thought breaks up into a plurality of mutually exclusive things. ये बात है कि ये जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि ये एक कॉन्टीन्यूअस
क्रिएटिव एक्ट है विच इज़ ऑन गोइंग, और इंसान की सोच जो है ये इसको ब्रेकअप कर रही है इनटू अ प्लूरैलिटी ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव थिंग्स। हम इसको समझने के लिए, हमारी इंसानी फ़िक्र इसको समझने के लिए टाइम और स्पेस को यूज़ करके इसको एक प्लूरैलिटी के अंदर कन्वर्ट कर देती है, जो कि टाइम के अंदर और स्पेस के अंदर आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं। इसको अगर आप अल्टीमेट ईगो या क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंटरनली देखें, तो ये एक क्रिएटिव एक्ट है विच इज़ ऑन गोइंग, जिसको हम डिफरेंट पार्ट्स के अंदर देख रहे हैं। Professor Eddington in his book Space, Time and Creation suggests that the human mind tends to exalt the permanent and ignore the transitory. This search for permanence has created the world of physics. यानी कि ये कह रहे हैं कि जो इंसान की सोच है, जो चीज़ें हमें ज़्यादा परमानेंट नज़र आती हैं उनको हम ज़्यादा एम्फसाइज़ करते हैं, उन पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, इसीलिए कि हम परमानेंस को इंसान की नेचर ढूंढने की कोशिश कर रही है। व्हाट इज़ रियल, व्हाट इज़ लास्टिंग, व्हाट इज़ परमानेंट। और इसी ह्यूमन इंटेलेक्चुअल टेंडेंसी ने द वर्ल्ड ऑफ फिज़िक्स क्रिएट की है, एंड फिज़िक्स एज वी ऑल नो डील्स विद मैटर। अब इकबाल इसको ऐसे कंक्लूड करते हैं that the apparent permanence in the world of physics is rooted in something more permanent, conceivable only as an eternal spiritual self। यानी कि जो मटीरियल यूनिवर्स की जो परमानेंस है, इससे भी ज़्यादा परमानेंट जो है, इट इज़ रूटेड इन द परमानेंस ऑफ इन द स्पिरिचुअल परमानेंस ऑफ द इटर्नल सेल्फ, जिसने इसको तख्लीक किया है और जो इसको सस्टेन कर रहा है, विच इज़ कंसीवेबल ओनली एज एन एटर्नल स्पिरिचुअल सेल्फ। ही अलोन कंबाइंस द एट्रीब्यूट्स ऑफ चेंज एंड परमानेंस एंड कैन दस बी रिगार्डेड एज बोथ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल, कि दैट द अल्टीमेट ईगो इज़ बोथ परमानेंट एंड देयर इज़ परमानेंस एंड चेंज ऑल्सो, जिसको ये एट्रीब्यूट सिर्फ क्रिएटर के अंदर हैं। सो ही कैन बी रिगार्डेड एज बोथ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। इस पे आगे भी थोड़ी और बात होगी, तो ये पॉइंट ज़रा और भी क्लैरिफाई होगा आगे। फिर ये है कि हाउ डज़ गॉड्स क्रिएटिव एक्टिविटी प्रोसीड इन द वर्क ऑफ क्रिएशन, कि एक्चुअली ये क्रिएशन टेक प्लेस कैसे कर रही है। अशराइट स्कूल होल्ड्स that the God's creative activity proceeds through the creation of atoms, taken from the Quranic verse, and no one thing is here, but with us are its storehouses, and we send it not down, but in fixed quantities। इस वर्स को यूज़ करके जो इस्लामिक थियोलॉजी का अशराइट स्कूल था, उन्होंने ये व्यू दिया कि ये जो एटम्स हैं या जो भी मटेरियल यूनिवर्स है, ये कॉन्स्टेंटली अल्लाह ताला की क्रिएटिव एक्टिविटी इसको प्रोड्यूस कर रही है। और दिस व्यू वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट एरिस्टोटेलियन आइडिया ऑफ अ फिक्स्ड यूनिवर्स। एरिस्टोटल का ख्याल ये था, जैसे बात जिसको न्यूटन ने बाद में भी कंफर्म किया, कि ये एक फिक्स्ड यूनिवर्स है। तो इस आइडिया को कुरान को समझते हुए जो अशराइट स्कूल था इस्लामिक थियोलॉजी का, उन्होंने इस पॉइंट को चैलेंज किया। द अशराइट पॉइंट ऑफ व्यू वाज दैट गॉड्स एक्टिविटी इज सीजलेस, हेंस एटम्स आर कंटिन्यूअसली कमिंग इनटू बीइंग। और इसको वो कुरान से रिलेट कर रहे हैं, गॉड एड्स टू हिज क्रिएशन एज ही विल्स। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि इस सारी डिस्कशन के अंदर इकबाल क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। द एसेंस ऑफ द एटम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, मीनिंग दैट एग्जिस्टेंस इज़ अ क्वालिटी इम्पोज्ड ऑन इट बाय गॉड। बिफोर रिसीविंग दिस क्वालिटी द एटम लाइज डॉर्मेंट एज इट वर इन द क्रिएटिव एनर्जी ऑफ गॉड। इट्स एग्जिस्टेंस मीन्स डिवाइन एनर्जी बिकमिंग विजिबल। यानी कि
इकबाल ने मैटर के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को हाईलाइट किया है जब वो ये कह रहे हैं कि एटम लाइज डॉर्मेंट। इसका मतलब है कि इट इज़ इमटेरियल एट सम पॉइंट एंड देन गॉड imposes the quality of existence on it. So existence एक quality है जिसकी वजह जो कि the creator उस पर impose करता है, जिसकी वजह से वो visible हो जाता है। ये बात कह रहे हैं। इसकी थोड़ी और बात भी है। अब ये scientifically ये Higgs field और Higgs boson particle is somewhat more relevant to this point। और ये जो साइंस जानते हैं, कोई बता सकता है कि ये हिग्स फील्ड और हिग्स बोसॉन पार्टिकल का क्या है? कोई फिजिक्स या पार्टिकल हाई एनर्जी फिजिक्स का तो कोई स्टूडेंट नहीं है। ये यूनिवर्स में हाँ एक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ग्रेविटी का है। तो हिग्स फील्ड जो है ये चीज़ों को मास प्रोवाइड करता है। यस, तो ये पॉइंट है। हाँ, तो उसका जो हिग्स बोसॉन पार्टिकल ये एक लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर बनाया था। उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हाई स्पीड पे जब वो कोलाइड करते थे तो एक नया पार्टिकल बनता था जिसको हिग्स बोसॉन पार्टिकल कहते हैं। और वो पार्टिकल बनता भी है और फिर वो ख़त्म भी हो जाता है। तो वैसे भी क्वांटम फिज़िक्स के अंदर ये बात साबित उन्होंने की है कि पार्टिकल जो सब एटॉमिक पार्टिकल है विच इज़ मैटर कैन कन्वर्ट इट सेल्फ इंटू वेव एंड मैटर ऑल्टरनेट कर सकता है। वो ऑल्टरनेट करता है। तो ये जो जी फील्ड्स की फॉर्म में होते हैं, मतलब है कि ये पार्टिकल फॉर्म में भी होते हैं और किसी वक्त पार्टिकल फॉर्म में होते हैं और किसी वक्त पार्टिकल वेव फॉर्म में भी चले जाते हैं। सो मैटर कैन बी क्रिएटेड एंड अनक्रिएटेड। इट इज़ अ न्यू बात। तो इसीलिए फिज़िक्स एंड स्पिरिचुअलिटी की बात होती है आजकल काफ़ी। तो ये बात कुछ उससे मिलती जुलती है जिस तरह इकबाल ने की है। अभी आगे चलते हैं, विच इज़ द अगली चीज़ है द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन, जो कॉन्सेप्ट ऑफ ईगो का जहाँ के साथ भी इसका तल्लुक़ है। द अल्टीमेट रियलिटी इज़ एसेंशियली स्पिरिचुअल conceived as an ego and that only egos proceed from the ultimate ego। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर अल्टीमेट रियलिटी स्पिरिचुअल है एंड इट इज़ कंसीव्ड एज अ अल्टीमेट ईगो, तो फ्रॉम इट ओनली ईगोज कैन प्रोसीड फ्रॉम इट। स्पिरिचुअल एंटिटीज़ कैन प्रोसीड फ्रॉम इट। एवरी एटम ऑफ डिवाइन एनर्जी हाउएवर लो ऑन द स्केल ऑफ एग्जिस्टेंस इज़ एन ईगो। तो यहाँ हर एटम को या सब एटॉमिक लेवल पे भी वो ये कह रहे हैं कि एवरीथिंग दैट प्रोसीड्स फ्रॉम द डिवाइन एनर्जी फ्रॉम द लोएस्ट स्केल ऑफ एग्जिस्टेंस इज ऑल्सो एन ईगो। ईगो मीन्स खुदी। ईगो मीन्स अ स्पिरिचुअल एंटिटी, नॉन मटीरियल स्पिरिचुअल एंटिटी। और खुदी का भी कॉन्सेप्ट आगे डेवलप करेंगे। अब बात ये हो रही है कि जो खुदा का तसव्वुर है वो भी उन्होंने स्पिरिचुअल फॉर्म में दिया है, जिस पे नॉन मटेरियल स्पिरिचुअल फॉर्म में खुदा का एक तसव्वुर दिया है जो कि एक यूनिटी है। ठीक है। और जब वो कोई उनकी खुदा की जो क्रिएटिव एक्टिविटी से जो कुछ भी प्रोसीड करता है वो स्पिरिचुअल होता है। उसको एक फ़िज़िकल फॉर्म की एक क्वालिटी इम्पोज की जाती है जिसको हम मैटर कहते हैं। और जो आपने बात की थी कि हमने साइंस में भी देखा है कि नॉन मटेरियल और मटेरियल के अंदर इंटरचेंजेबिलिटी है। द क्रिएटिव एनर्जी ऑफ द अल्टीमेट ईगो in whom thought and deed are identical manifests in the form of ego units having varying degrees of consciousness and physicality। So ultimate ego की जो creative activity है उसके अंदर ये बात भी हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं कि thought and deed are identical। There is no duality in the creative activity of God like we see duality in our thought and action. That is not the case with the Creator. In Him, thought and deed are identical. There are degrees of expression of egohood running through the entire gamut of being until it reaches its near perfection in the human being। अब
उनका इकबाल ये कह रहे हैं कि जिस तरह हम क्रिएशन को, वेदर इट इज़ ह्यूमन क्रिएशन, रिक्रिएशन, रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन इन अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, देयर इज़ a congregation of matter which slowly refines itself into a human being or anything. So ये जो एक physical process होता है of reproduction, इसको इकबाल spiritual terms में भी में देख रहे हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि ईगोज़ जो लो फॉर्म ऑफ ईगोज़ होती हैं वो आपस में कंबाइन करके हायर फॉर्म ऑफ ईगो को क्रिएट करती हैं. ठीक है जी. सो क्रिएशन सीन स्पिरिचुअली and it has to be seen correlated with the material recreation or reproduction as we know it. ठीक है जी ये बात. तो आगे चलते हैं जी. The human ego having reached relative perfection possesses a higher degree of reality and is alone capable of participating in the creative life of its maker. तो पहली बात ये की थी कि वो चीज़ रियल है, वो चीज़ ज़्यादा रियल है जिसको खुद अवेयरनेस है अपनी रियलिटी की, अपने होने की. जिस चीज़ को जितनी शिद्दत से एहसास है वो उतना ज़्यादा रियल है. हाँ, सेल्फ कॉन्शियसनेस के लेवल्स हैं और ये हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमन बींग्स के अंदर है. ठीक है. इसलिए कहा है कि द ह्यूमन ईगो हैविंग रीच्ड रिलेटिव परफेक्शन possesses a higher degree of reality and is alone capable of participating in the creative life of its maker. So ये बेसिकली इंसान जो उनका खुदी का कॉन्सेप्ट है उसकी ये एक्सप्लेनेशन है. और ये बता रहे हैं कि खुदा के बाद जो नियर परफेक्शन है वो ह्यूमन ईगो की है. और ह्यूमन ईगो भी लोअर फॉर्म्स ऑफ ईगोज़ की कॉन्ग्रीगेशन से बने एंड इट हैज़ फ्रॉम लोअर फॉर्म्स इट हैज़ इवॉल्व्ड इनटू अ हायर फॉर्म ऑफ ईगो which is pretty close to the ultimate ego. And so therefore he is saying that this ego is the most real and it alone is capable of taking part in the creative process along with the creator. ये बात कही जा रही है. तो बेसिकली वो एक जो इंसान का लेवल है ना उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं कि काफ़ी एलिवेटेड लेवल है उसका. हाँ, स्टेटस है इंसान का. और ये उनकी खुदी का बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है. द ह्यूमन ईगो एंड्योर्ड विद द पावर टू इमेजिन अ बेटर वर्ल्ड एस्पायर्स टू मोल्ड what is into what ought to be. By exploiting the environment, it is called upon to operate in its career. और बर्गसन से बुनियादी तौर पे डिफरेंस इकबाल का यही था कि जो ह्यूमन ईगो है it has the power of imagining something and then working towards creating that, reaching that imagination that he has. And in this process the human ego is trying to create or can create a better world. जिस environment में वो operate कर रहा है, he has the ability to create a better world out of it. The creation in its entirety, from the mechanical movement of what is called matter to the free movement of thought, is the self-revelation of the great I am. अब great I am means ultimate reality. He is most real. So जो भी ये आप उसको ये मैटर की जो डेवलपमेंट हो रही है और जो ह्यूमन थॉट की फ्री मूवमेंट ऑफ थॉट है, ये इट इज़ द सेल्फ रेवलेशन ऑफ द ग्रेट आई एम. सेल्फ रेवलेशन का मतलब ये है कि ये क्रिएटिव प्रोसेस जो है, इसके थ्रू क्रिएटिव प्रोसेस इज़ ऑन गोइंग एंड दिस क्रिएटिव प्रोसेस इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्रिएटिव एक्टिविटी ऑफ गॉड. इस पे अगर कोई और भी पॉइंट्स हैं तो डिस्कस कर लें. लेट्स स्टॉप हियर क्योंकि ये मेरा ख्याल है काफ़ी इसमें, तो वील ट्राई इट नेक्स्ट टाइम. थैंक यू वेरी मच.